हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। आज हम आपकी सोशल साइंस हिस्ट्री के सेकंड लेसन फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग ध्यान से इसे समझेंगे और लर्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, यू विल डू इट योर सेल्फ। सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, यू विल डू इट योर सेल्फ। थर्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, अपने आप लर्न करेंगे इनको समझ के। ये तो थी हमारी एक्सरसाइज। नाउ कम्स टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपेनियन टू इंडिया। किस कारणवश यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भारत की तरफ आकर्षित हुई थी। इंडियन कॉटन एंड सिल्क वॉज इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। यूरोप में भारतीय कॉटन और सिल्क की बहुत मांग थी। इंडियन स्पाइसेस वर आल्सो इन ग्रेट डिमांड। भारत के मसाले, इलायची, काली मिर्च, जायफल, लौंग, इनकी भी बहुत मांग थी वहाँ पर। गुड्स could be bought at a cheaper rate from India and could be sold at higher rates in Europe. भारत से सस्ते दामों पर सामान खरीदकर यूरोप में महंगे दामों पर सामान बेचा जा सकता था। दिस प्रोस्पेक्ट अट्रैक्टेड द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। इसी चीज़ ने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को भारत की तरफ आकर्षित किया कि यहाँ से सस्ते दामों पर सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस खरीदकर यूरोप में महंगे दामों पर बेच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल के नवाब, चाहे वो सिराजुद्दौला हो, मीर कासिम हो, उन मीर जाफ़र की भी बाद में लड़ाई हुई थी, उनके और अंग्रेज़ों के बीच में झगड़े का, कॉन्फ्लिक्ट का क्या कारण था। The Bengal Nawabs wanted tributes from the companies in lieu of granting the right to trade. बंगाल की सरकार चाहते थे, बंगाल के नवाब चाहते थे कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार करना चाहती है तो टैक्स पे करे। द कंपनी वॉज फॉरबिडन फ्रॉम मिंटिंग इट्स ओन कॉइन्स एंड फ्रॉम एक्सपेंडिंग फोर्टिफिकेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये भी कहा गया कि आप अपने सिक्के ना बनाएं और किलाबंदी बंद कर दें। यानी उन्होंने क्या किया था, अपने सिक्के बनाने आरंभ कर दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और मजबूत किले बनाने शुरू कर दिए थे, जिसे कि बंगाल के नवाबों ने ये कहा कि ये काम मत करो। द कंपनी वांटेड टू एक्सपेंड इट्स सेटलमेंट एंड वांटेड स्पेशल प्रिविलेजेस। कंपनी अपने व्यापार को, अपनी किलाबंदी को, अपनी सेटलमेंट को, अपनी कॉलोनीज़ को बढ़ाना चाहती थी और इसके लिए वो स्पेशल छूट मांग रहे थे। हाउ डिड द assumption ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें दीवानी एक शब्द आया है। दीवानी का अर्थ होता है राइट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम ट्रेडर्स, फ्रॉम पीजेंट्स, फार्मर्स, शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन, इन सभी से टैक्स वसूल करने का अधिकार दीवानी कहलाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दीवानी का अधिकार मिल गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ। दिस वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए तो एक बहुत बड़ा अवसर था, बिकॉज दीवानी अलाउड इट टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, क्योंकि इससे उन्हें बंगाल से बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स, कर, रेवेन्यू प्राप्त होने लगा। द कंपनी कुड यूज़ द रेवेन्यू टू फाइनेंस इट्स ट्रेड्स एंड अदर एक्सपेंसेस। इससे पहले क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी चीज़ खरीदनी पड़ती थी तो गोल्ड देना पड़ता था। अब क्या किया,
वहीं यहीं भारत में बंगाल के लोगों से टैक्स के रूप में पैसा वसूल करते और उसी पैसे को हथियार खरीदने के लिए, किले बनाने के लिए या अन्य ऐसे ही एक्सपेंसेस के लिए प्रयोग करने लगे। इट कुड आल्सो यूज द रेवेन्यू टू स्ट्रेंथ इट्स मिलिट्री पावर। पैसा आने के साथ वो अपनी मिलिट्री पावर को भी बढ़ा सकते थे इस पैसे की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि। अब ये सब्सिडियरी अलायंस क्या था? इस सहायक संधि के अनुसार भारतीय राजाओं, नवाबों को अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी सेना तैयार करती और इन भारतीय राजाओं और नवाबों को जब भी आवश्यकता होती तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना उनकी मदद करती। बदले में उस सेना पर जो खर्च होता था वो इन भारतीय राजाओं और नवाबों को पे करना पड़ता था। सो व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंसेस? According to this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. भारतीय राजाओं को अनुमति नहीं थी कि वो अपनी स्वतंत्र हथियारबंद सेनाएं रख सकें। The company army was to protect the Indian state, but the ruler had to pay for the subsidiary forces. कंपनी की सेना इन भारतीय राजाओं की सुरक्षा करती थी, लेकिन इसके लिए उस सब्सिडियरी फोर्स का सारा खर्चा, हथियारों का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, घोड़े, जो भी चीज़ें थीं, सारा खर्चा भारतीय शासकों को देना पड़ता था। इफ़ एन इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक द पेमेंट, देन पार्ट ऑफ द टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। अगर कोई भारतीय शासक उन सिपाहियों की तनख्वाह, उनके घोड़ों का खर्चा, उनके कपड़ों का खर्चा, उनके खाने का खर्चा देने में असमर्थ होता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके राज्य के एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा लेती थी। फॉर एग्जाम्पल, अवध एंड हैदराबाद वर फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज ऑन दिस ग्राउंड। उदाहरण के लिए हैदराबाद और अवध को इसी सब्सिडियरी अलायंस के कारण अपना राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू द अलायंस, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. Company army was to protect the Indian state, but the ruler had to pay for the subsidiary forces. If an Indian ruler failed to make the payment, then part of his territory was taken away as penalty. For example, Awadh and Hyderabad were forced to cede territories on this ground. Next question. In what way was the administration of the company different from that of Indian rulers? कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय राजाओं से अलग कैसे थी? The company make a proper system of administration. कंपनी ने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया था प्रशासन का. The Indian rulers did not have a proper system of administration. The company took suggestion from पंडित्स, मौलवीज बिफोर मेकिंग न्यू लॉ फॉर क्रिमिनल एंड सिविल केसेस. क्रिमिनल और सिविल केसेस के लिए कानून बनाने से पहले कंपनी ने पंडितों और मौलवियों से सलाह मशवरा किया. इंडियन रूलर्स सेल्डम थॉट अबाउट रिस्पेक्टिंग लोकल सेंसिबिलिटीज़ बिफोर मेकिंग एनी रूल. जबकि भारतीय शासक शायद ही ऐसा कुछ सोचते हों. The company also strengthened their armed forces. कंपनी ने अपनी हथियारबंद सेना को भी मजबूत किया. Next, describe the changes that occurred in composition of company's army. कंपनी की सेना के संगठन में क्या क्या परिवर्तन हुए? The infantry regiment became more important. घुड़सवार सेना जो थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई. इन द अर्ली 19th century द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ने
यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, सभी के लिए एक जैसी मिलिट्री कल्चर आरंभ कर दी। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, सिपाहियों को यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी जाती थी। नाउ ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर, अब ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन उनके जीवन में, सिपाहियों के जीवन में प्रवेश कर गया था, अर्थात उन्हें सेना में एक अनुशासित जीवन जीना पड़ता था। आफ्टर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कैलकाटा ग्रू फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू अ बिग सिटी। फाइंड आउट अबाउट द कल्चर, architecture and the life of Europeans and Indians of the city during the colonial period। बंगाल को जीतने के साथ ही कलकत्ता एक बड़े शहर के रूप में उभर कर आया। तो भारतीयों और ब्रिटिश की कल्चर, आर्किटेक्चर और लाइफ के बारे में कुछ जानकारी जुटाइए। द मेन फीचर्स ऑफ कल्चर एंड lifestyle of Indians and European was as following. Due to planning of different governor generals, civil lines area were developed। सिविल लाइन एरियाज पहले नहीं थे, डेवलप किए गए। द लॉटरी कमेटी वॉज प्लान्ड द वर्क ऑफ टाउन, टाउन पूरा का पूरा शहर एक योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया। Densely built up areas were seen as insanitary since they obstructed direct sunlight and circulation of air। जो डेंसली बिल्ट अप एरिया थे, जो एक दूसरे के साथ सटकर बनी हुई इमारतें थी, उनको खराब माना गया क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट और सर्कुलेशन ऑफ एयर को रोकते थे। ये आपके 4 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आंसर्स थे। 11th आप लोगों ने छोड़ देना है। सो इसकी एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अच्छे से याद करें। कोई प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट करें। थैंक यू।